वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से सभी का स्वागत है। मैं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर हमको प्रैक्टिस करने एनसीईआरटी से। तो पहले मैं सॉल्व एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम अनसॉल्व एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्या ट्रिक रहेंगी, कैसे किन फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए आपको सॉल्व करना है, तो देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं, वो हेल्पफुल रहेगी। सीधे सीधे आप उसमें देख पाएंगे और कॉपी भी साथ में रखिए जिससे कि नोट कर सकें आप। एग्जाम्पल 8.1 जो है वो आपको नहीं करना है। 8.1 आपको नहीं करना है, ठीक है। वो किसी भी तरह से सिलेबस में नहीं है और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसे तैयार नहीं करना है। हाँ, कंपटीशन के लिए आप उसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट 8.2 की बात करते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि कोई जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। जैसे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है वैसे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। तो हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अच्छा जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन है एग्जैक्टली आप उसको फॉलो करें। आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो गिवन लिखते हैं हम सबसे पहले। तो फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू 25 मेगाहर्ट्ज। ये हो गई वेव की फ्रीक्वेंसी जो कि दिया हुआ है। ट्रैवल इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन में जा रही एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। ई की वैल्यू हमको दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 6.3। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो मैं इधर वेक्टर बना देता हूँ और ये है जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज बी एट दिस पॉइंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आपसे पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका बच्चों। कोई भी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं आप इस तरह से कुछ कुछ लिख सकते हैं और ये सॉल्यूशन परफेक्टली ओके है या नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट जो फॉर्मूला हम लगाने वाले वो फॉर्मूला हम लिखेंगे, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई। फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं बच्चों। सो हम जानते हैं C इक्वल टू ई बाई बी। फिर अगली स्टेप में मैं इसे प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा, B इक्वल टू ई बाई सी। ई की वैल्यू हमने रखी, यूनिट यहाँ पे दिखाएं ना दिखाएं जरूरी नहीं है। और 6.3 को जैसे हम डिवाइड करते हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, उसकी यूनिट लिखना जरूरी है, ये जरूरी। टेस्ला। और डायरेक्शन पता करनी है आपको क्योंकि बोला मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो बी जो है ये बोल्ड लेटर है। बोल्ड लेटर है मतलब आप समझ जाइए एनसीईआरटी में बोल्ड लेटर का मतलब है वेक्टर, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया, उसकी जगह बोल्ड लेटर लिखा है। तो मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन में निकालनी है, तो शुड बी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी, पर जेड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो कैसे पता चलेगा। यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा ई क्रॉस बी शुड बी अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो आई कैप किसके बराबर आना चाहिए वो हमें पता करना है। हम जानते हैं ई क्रॉस बी, तो ई की डायरेक्शन है जे कैप। जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लूं कि आई आ जाए, तो उसका तरीका यह है बच्चों, आई जे के हम ऐसे लिखते हैं, आई जे के। क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेक्स्ट जो है वो पॉजिटिव में आ जाता है। जैसे आई क्रॉस जे अगर मैं निकालता हूं यहाँ पे, तो आई क्रॉस जे होगा के। पर अगर मैं जे क्रॉस आई निकालूंगा
उल्टा जाना पड़ रहा है मुझे, तो ये होगा माइनस के। सो व्हाट इज हियर, ई क्रॉस बी हमें निकालना है। तो जे क्रॉस क्या हो कि आई आ जाए, तो आप यहां देख रहे हैं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज सीक्वेंस, तो क्या मिल रहा है हमें, आई मिल रहा है। तो यहां पर मुझे लिखना होगा के। तो इसके बेसिस पर हमें डायरेक्शन मिल गई मैग्नेटिक फील्ड की, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट 8.3, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। तो बी वाई यानी वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमें समझ में आ रहा है। 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला में ये है मैग्नेटिक फील्ड पूरा। ये इसकी पीक वैल्यू है, दिस इज B0। और ये जो वैल्यू आ रही है 0.5 इंटू 10⁻3, ये ओमेगा की जगह आ रही है या के की जगह, वो आपको डिसाइड करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। जब आप कंपेयर करते हैं, एक तरीका तो ये है, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन जो मुझे पता है बच्चों, वो जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आप फैमिलियर हैं, अगर उससे आप कंपेयर करते हैं तो वो इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है B इक्वल टू B0, तो यहाँ बी वाई है, B0 साइन ABCD में K पहले आता है, तो K प्रोपेगेशन कांस्टेंट, के एक्स माइनस ओमेगा टी था। अगर यहाँ प्लस है तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहाँ z था, एनसीईआरटी में z था बच्चों, एनसीईआरटी बुक खोल के आप देख सकते हैं, वहां पे z था, तो वो, और यहाँ माइनस था, तो वो जा रही थी पॉजिटिव z डायरेक्शन में। और जब यहाँ प्लस होगा और यहाँ x होगा, तो ये जा रही है नेगेटिव x डायरेक्शन में। ये यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो वेव इज मूविंग इन minus I cap direction. This is direction of wave propagation. अब जब मैं इसे कंपेयर करता हूं तो मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग वी गेट B0 पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, K जो कि सीधे सीधे 2 पाई बाय लैम्डा होता है, उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है 0.5 इंटू 10⁻3, जो कि x का मल्टीपल है। तो अब यहां से मैं लैम्डा निकाल सकता हूं। तो पूछा व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो आप देख रहे हैं वेवलेंथ सीधे सीधे निकल रही है, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई, दैट इज 3.14 डिवाइडेड बाय 0.5। ये 10⁻3 नीचे था, ऊपर जाकर बनेगा 10⁻3, और 0.5 से 2 और ऊपर चले जाएगा, तो बच्चों ये बनेगा 4 पाई। 4 पाई आपको याद होगा डायरेक्टली 12.56। अब 12.56 को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूं, वैसे ये है 12.56, और ये 10⁻3 जो है नीचे से ऊपर गया है, तो -3 बनाया ना, ये माइनस यहाँ पर लगा इंटू 10⁻⁻3। तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, 1.256 इंटू 10⁻²। ये मीटर में था, तो मैं इसको मैं सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं राउंड ऑफ करके 1.26 सेंटीमीटर ये लैम्डा आ गया। अब चाहे तो आप इस इक्वेशन से निकालें, चाहे तो इससे निकालें, वो आपकी इच्छा है, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी की, तो यहां देख रहे हैं आप ओमेगा, ओमेगा जो कि होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं उसको, 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। वो किसके बराबर है, यहाँ पर है
ओमेगा की जगह आ रहा है 1.5 इंटू 10^11। मैं समझता हूँ आप कर सकते हैं इसको। यहाँ से आपको न्यू निकालना है। अच्छा, कुछ बच्चे अगर आंसर को पाई के फॉर्म में छोड़ देते हैं देन इट इज क्वाइट ओके, आप ऐसे कर सकते हैं और पूरा कैलकुलेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। गीगाहर्ट्ज में ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है, तो उसके लिए E0/B0 इक्वल टू सी, ये आप करेंगे। और जैसे आप E0/B0 इक्वल टू सी करते हैं, यहाँ पे आ जाता हूँ, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E0/B0 इक्वल टू, यहाँ से आपको E0 मिल जाता है और इक्वेशन उसी फॉर्मेट में चलेगी। आपको ये पता ही है कि ये y है और E जो है वो z डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि वेव जा रही है x डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो E z डायरेक्शन में रहेगा। तो B0 इंटू सी, ये वैल्यू आती है हमारे पास 6 इंटू 10^1, तो 60 कर दिया हमने। साइन ऐसा का ऐसा, बाकी क्वांटिटी एज इट इज रह जाएगी, सेम टू सेम। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, विच इज वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 8.4, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स। अब ये गौर कीजिए, यूनिट से हम खेलने वाले हैं, यहाँ पे यूनिट से चलेंगे हम। तो एनर्जी फ्लक्स अगर मैं फाई से दिखा रहा हूं, एक सॉल्यूशन ये है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फाई इक्वल टू 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाट जो होता है जूल पर सेकंड होता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 18 जूल पर सेकंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसी सरफेस जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। अगर रिफ्लेक्ट कर रही होती तो क्या होता, अभी समझते हैं। प्रेशर पर, मोमेंटम पर फर्क पड़ता। रिफ्लेक्ट कर रही होती तो मोमेंटम ट्वाइस हो जाता एट नॉर्मल इंसिडेंस। सरफेस का एरिया जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स हमको निकालना है। तो फोर्स हम जानते हैं, फोर्स सेकेंड लॉ में आपने पढ़ाई होता है dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और क्योंकि एवरेज निकालना है, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू dp/dt, तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ सिंपली, ये होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ड्यूरिंग ए 30 मिनट टाइम स्पान, जो टोटल टाइम है डेल्टा टी, टाइम स्पान कितना है वो आपको दिया हुआ है 30 मिनट। आप उसको सेकंड में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सेकंड है, तो 30 इंटू 10⁻⁴ नहीं, 30 इंटू 60, ये हो गया मिनट से सेकंड में 1800 सेकंड। तो दिस इज द टाइम स्पान। आपसे पूछा है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, आपको चाहिए डेल्टा पी। अब जानते हैं एनर्जी थी mc², E इक्वल टू mc², वेव के साथ एसोसिएटेड एनर्जी mc², और मोमेंटम होता है m इंटू सी। अब इस एनर्जी को अगर मैं u से दिखाऊं तो मैं मोमेंटम को लिख पाऊंगा p इक्वल टू u/c। अगर ये रिफ्लेक्टिंग वॉल होती, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होती, तो यहाँ 2u/c आ जाता। अब ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है, सरफेस जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, इस केस में u/c रहेगा। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा पी हो जाएगा डेल्टा u/c। तो अब सिंपल हो गया। अब मुझे डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू जूल में आएगा। दिस मतलब यूनिट से चलेगा सारा काम, तो जूल में आएगा। तो मुझे सेकंड और सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए डेल्टा यू कैसे निकलेगा। डेल्टा यू निकालने के लिए इस फ्लक्स फाई को फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं हम।
फाई को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एरिया से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो नीचे डिनोमिनेटर में था वो खत्म हो गया। अब नीचे जो सेकंड बचा हुआ है उसको खत्म करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ डेल्टा टी से। तो दिस इज डेल्टा यू। अब मैं ये वैल्यू रख देता हूँ ऊपर यहाँ पर, तो इसको सी से डिवाइड करूंगा तो मुझे डेल्टा पी मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ एवरेज इज हाउ मच, ये होगा बच्चों 5 इंटू ए इंटू डेल्टा टी अपॉन सी, ये वैल्यू तो है डेल्टा यू की डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आपने देखा कुल मिलाकर डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया, 1800 सेकेंड, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सिंपली 5a अपॉन सी से हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो 5a अपॉन सी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, जगह मेरे पास इधर है, तो 5 है 18, a है 20, यूनिट में मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि 5 की यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर था, अपॉन सी आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸। So you will directly get the result 3 6 18, 6 2 12, that is 120 into 10⁻⁸। यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन, ऐसा यूनिट। तो 120 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। आपकी चॉइस है, आपको ये समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, ये समझ में आ रहा है ऐसे कर लीजिए, जो आपको आसान लगता है उससे आप कर सकते हैं। So now the next question 8.5, calculate the electric and magnetic fields produced by the radiation coming from a 100 watt bulb। तो डेटा हमारे पास क्या है, पावर है हमारे पास 100 वाट बल्ब की पावर, जो कि जूल पर सेकंड में लिखी जा सकती है। फिर हम यूनिट से खेलने वाले हैं। एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, डिस्टेंस 3 मीटर है, अज्यूम करो कि जो एफिशिएंसी है ईटा, यानी ये तो पावर इनपुट है जो बल्ब कंज्यूम करेगा, एफिशिएंसी सिर्फ 2.5%, बहुत ही कम है बच्चों। एफिशिएंसी इतनी कम है, इसका मतलब बल्ब ज्यादा एनर्जी हीट की फॉर्म में लिबरेट कर रहा है, लाइट कम दे रहा है। तो पी आउट जो मुझे मिलता है वो है 2.5% ऑफ 100 वाट, दैट इज 2.5 वाट ओनली, 2.5 जूल पर सेकेंड आई कैन राइट, और वाट ये मैं लिख सकता हूँ। और इसको हमने कंसिडर किया पॉइंट सोर्स। जब भी आप पॉइंट सोर्स कंसिडर कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अब इसको आप लिंक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी लिंक कर सकते हैं, ऑप्टिक्स से भी लिंक कर सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे, वहां पे पॉइंट सोर्स होगा, वेव फ्रंट निकलेगा, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लाइन सोर्स होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन में पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब लाइन चार्ज होता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाती है। तो सारा लिंक कर सकते हैं आप। तो यहाँ हमें इस रूल को फॉलो करना है। पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कितने होंगे, तो यहाँ ऐसा लगता है क्वेश्चन इनडायरेक्ट हो गया, पर आपको पता है कि एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी इनको लिंक किया जा सकता है, यूनिट से आप लिंक कर सकते हैं। कैसे समझते हैं, एक तो सॉल्यूशन का मेथड जो आप यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, ये जो है पॉइंट लाइट सोर्स है, जस्ट इमेजिन। तो इस पॉइंट लाइट सोर्स से 3 मीटर की दूरी पर लाइट को पहुंचना है, तो लाइट कितने एरिया में फैलने वाली है, तो लाइट इतने एरिया में फैलने वाली, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू 3 स्क्वायर, 113 मीटर स्क्वायर एरिया में फैलने वाली। यहां तक तो हमारा सॉल्यूशन कॉमन है।
अब इंटेंसिटी कितनी रहेगी इतनी दूरी पर, तो इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इंटेंसिटी निकाल लेता हूं जो कि है वाट पर मीटर स्क्वायर में, तो वाट मेरे पास है 2.5 ओनली, है ना, आउटपुट वाटेज लेना है, और मीटर स्क्वायर ये मेरे पास आ गया 113, तो 2.5 अपॉन 113 जो वैल्यू आ जाती है 0.022, चाहे तो यहीं पे कैलकुलेट कर लें। अब हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालने, तो क्या करना होगा, इंटेंसिटी की यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, जबकि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जिसको हमने स्मॉल यू से दिखाया था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको नापते हैं हम जूल पर मीटर क्यूब में। अब ये जो जूल पर मीटर क्यूब होता है, मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। अब अगर मुझे एनर्जी से इंटेंसिटी चाहिए, यानी इस यूनिट से इस यूनिट पर जाना है, तो 1 मीटर यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है उसको खत्म करना है, और 1 सेकंड यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है उसको लेकर आना है। सोच कर देखिए, अगर मैंने मीटर पर सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो काम बन जाएगा हमारा। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, स्पीड की। इसका मतलब इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी के बीच जो रिलेशन बना वो बना ये। अब लिख कर देख लीजिए, आई की यूनिट जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, और इधर यू की यूनिट जूल पर मीटर क्यूब, सी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, दोनों इक्वल हो गए। तो यूनिट के बेसिस पे हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, आई इक्वल टू यू सी, और इसी को यूज कर लेंगे। आई हमारे पास है इसी, सी की वैल्यू वेल नोन है, और यू में क्या आ जाएगा बच्चों, यू में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो यू है आपको पता है एनर्जी डेंसिटी आधी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आधी होती है मैग्नेटिक फील्ड में। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है, जिसको मैं ट्वाइस ऑफ यू ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको ट्वाइस ऑफ यू भी ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यू बी के फॉर्मूले आप जानते हैं, यू है 1/4 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर, और यू बी है 1/4, this is u not 4, u b 1/4 b0 square upon mu0, एप्सिलॉन 0 mu0 आर कांस्टेंट्स। अब यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पर आप सिर्फ पीक वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो पीक वैल्यू ही हमको निकालनी है। तो आपने देखा यहाँ इंटेंसिटी जो है आधी, उसको हमने इक्वेट किया। अब आरएमएस लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस फॉर्मूले के बजाय ये फॉर्मूला लगाएं, I equal to twice of 1/4 2UE एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर, और यहां से E0 निकाल लें, E0 मिल जाएगा आपको। आरएमएस नहीं चाहिए आपको, और आरएमएस चाहिए अगर तो आप E0/√2 कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर जो इसमें दिया हुआ है अभी देख लेते हैं। आरएमएस नहीं होना चाहिए, हालांकि आरएमएस इफेक्टिव वैल्यू है, तो पीक वैल्यू निकालिए, आरएमएस वैल्यू निकालिए, दोनों का रिलेशन आप जानते हैं। E0/√2 जो है वो होता है E RMS। अगर आरएमएस निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, जब एक बार E0 पता चल गया तो B0 निकालना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं E0/B0 C के बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लें। यहाँ इन्होंने क्या किया देखिए, बाद में पीक वैल्यू निकाली, वैल्यू ऑफ E फाउंड अबव रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए लाइट बीम इज साइनसॉइडल द पीक इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी निकाला है, तो आरएमएस भी निकाला है, पीक भी निकाला है, और इधर जो है सीधे ओके स्ट्रेंथ ऑफ ये आरएमएस निकाला है और फिर पीक निकाला है। इसका मतलब ये हो गया आपको आरएमएस और पीक दोनों ही निकालने, पर ये आसान हो जाएगा अगर आप
डायरेक्ट मेथड से जाते हैं, यानी इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो चॉइस आपकी है, जो आपको आसान लगे वैसे आप कीजिए। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहां से आउटपुट क्या निकल रहा है वो समझने का, नोट दैट, इस तरह की लैंग्वेज लिखी रहती है बच्चों एनसीईआरटी में, और उसको आप डेफिनेटली अंडरलाइन करें। नोट दैट, ये बहुत ही जरूरी है, आपको नोट करना है। क्या नोट करना है? although the energy in the magnetic field is equal to the energy in the electric field, दोनों एनर्जी बराबर होती है, हमने पढ़ा है। the magnetic field strength is evidently very weak, यहाँ देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 1.4 10⁻⁸ टेस्ला। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पीक वैल्यू 4.07 वोल्ट पर मीटर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल वेक्टर, जिसकी वजह से हमें लाइट की इंटेंसिटी हम सेंस करते हैं। जो हमारे आई के रेटिना में, आंख के रेटिना में जो रॉड शेप्ड सेल्स हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। तो ये आपके समझने की बात है। तो नेक्स्ट इज, इससे पहले क्या था, ओके, रिपीट हुआ है। तो अब जो है हम जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे इसके बाद, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में लेता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम यहीं एंड करते हैं। हमने सॉल्व एग्जांपल्स किए हैं एनसीईआरटी के यहाँ पे। फिर मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।